हमारा पीरियोडिक टेबल आहिस्ता आहिस्ता तख्ती ऑनलाइन क्यों शुरू किया? इसके लिए हम थोड़ा सा फीचर्स में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी जो कि ऑप्टिकल क्लॉक। ज़्यादातर एस्ट्रॉइड्स मरीज और इतने ज़्यादा वायरस एग्जिस्ट करते हैं जो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज हम ट्रेनिंग सेशन शुरू करने लगे हैं। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि इस सेशन को जूम पर ना किया जाए, लाइव ना किया जाए, कुछ लोगों में ना किया जाए, बल्कि सबको इस सेशन के बारे में बताया जाए। आपके नज़दीक तख्ती ऑनलाइन एक बहुत छोटा चैनल होगा क्योंकि अभी इसके 2 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि जो चीज़ सही नीयत के साथ शुरू की जाती है और जिसके पीछे मोहब्बत होती है, बहुत ज़्यादा दुआएं होती हैं और उसके साथ खलूस होता है, वो शुरुआत में तो बहुत स्लो होती है, लेकिन वो एक हॉकी की तरह, हॉकी की स्टिक देखी है आपने कभी? तो उसकी शुरुआत तो बहुत स्लो होती है, लेकिन एक वक्त आता है कि वो एक्सपोनेंशियली और फिर उससे भी ज़्यादा ग्रो करती है। तो इंशाल्लाह वो वक्त आएगा तख्ती पर जबकि वो एक्सपोनेंशियली और उससे ज़्यादा ग्रो करेगी, मुझे इसमें कतन शक नहीं है। तो आज मैंने बात करनी है इस चीज़ पर कि हमने कैसे चैनल बनाने हैं यूट्यूब पर, पढ़े लिखे लोगों ने कैसे चैनल बनाने हैं और उसके साथ साथ उनको आगे लेकर कैसे चलना है। टेक्नोलॉजी में क्या क्या मुश्किलात आती हैं, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किलात आई और मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीखी। और रिसर्च कैसे करनी है, कंटेंट कैसे ढूंढना है, उसको वेरीफाई कैसे करना है, जो वीडियोस डालनी है वीडियो में वो कहाँ से आएंगी, कॉपीराइट से कैसे बचना है, जदीद चीज़ें कैसे लानी है और कौन से सॉफ्टवेयर्स को आपको मास्टर करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, अपनी पर्सनल कहानी, जो ऑलमोस्ट मैं हर फोरम पर सुनाता हूँ जब भी मैं कहीं जाता हूँ, कि मैंने तख्ती ऑनलाइन की शुरुआत कैसे की। ये 2008 की बात है। 2007-8 में मैं वापस अपने शहर में आ चुका था और यहाँ पर मैं एक बड़ी अच्छी फर्म में जॉब कर रहा हूँ। मैं सादिकवाद में रहता हूँ, ज़िला रहीम बियार खान में, और यहाँ पर मैं इस वक्त एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ जो कि पाकिस्तान की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसलिए मुझे पैसों की ज़रूरत तो थी नहीं कि मैंने यूट्यूब का सोचा हो कि मैंने पैसों के लिए बनाना है। मुझे शौक़ था कि मैं अपने मुल्क के बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ। स्पेशली जनूबी पंजाब में जब बाहर निकलते थे और जो हालात देखते थे तो वो बहुत दुख होता था, और क्योंकि हम पढ़े लिखे थे तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। तो मैं अमूमन स्कूलों में चला जाता था और जाके सरकारी स्कूलों में कहीं भी चला जाता था कि वहाँ पर कोई लेक्चर दे दूँ, कोई मुझे बुला ले तो मैं वहाँ पर बच्चों को कोई नई चीज़ बता दूँ। तो इस तरीके से मैं जाता रहता था। और जब भी मैं स्कूलों में जाता था तो मैं देखता था कि वहाँ पर टीचर्स की बहुत कमी है, पढ़ाने वाले उस्ताद नहीं हैं। तो मैं एक मरतबा 2008 में एक दोस्त के कहने पर उसके स्कूल में गया। सादिकवाद के पास ही गवर्नमेंट का स्कूल है। तो जब मैं वहाँ पर गया और गाड़ी से उतरा और क्लास की तरफ जा रहा था तो कुछ बच्चे भागे हुए आए, जिसमें से एक बच्चे की शक्ल तो मैं कभी भूलूंगा नहीं। उनके हाथ में तख्ती थी। तख्ती एक समझ लें कि एक वुडन टैबलेट है, एक लकड़ी की टैबलेट है जिसके ऊपर लिखाई के लिए, अच्छी लिखाई के लिए, महारत हासिल करने के लिए लिखाया जाता था बच्चों को कलम से। पुराने ज़माने की बात है, लेकिन अभी भी कुछ स्कूलों में इस्तेमाल होती है तख्ती। और तख्ती के आगे ऊपर लिखा हुआ था मजमून और आगे लिखा हुआ था साइंस, और नीचे खाली थी। लाइनें लगी हुई थी कि कुछ लिखना है, लेकिन तख्ती खाली थी। और वो बच्चा आया मेरे पास और उसने मेरी पैंट के दहाने को पकड़ा और उसने कहा पंजाबी में, तुसी साढ़े उस्ताद हो, कि आप ही मेरे उस्ताद हैं। तो मैं एकदम थोड़ा सा परेशान हो गया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो बच्चा आया, तो मेरे मुंह से फ़ौरन निकल गया कि नहीं बेटा, मैं तेरा उस्ताद नहीं हूँ। तो वो बच्चा, उसकी आंखों में आंसू आए, वो रोने लग गया। और फिर उस बच्चे ने और उसके साथ वाले बच्चों ने कहा कि फिर सानू कौन पढ़ाएगा, कोई तो हो जो सानू पढ़ाए। ट्रांसलेशन कि फिर हमें कौन पढ़ाएगा, कोई तो हो जो हमें पढ़ाए। और मैं इतना
वो आंखें जो हैं जिसमें आंसू थे, वो मुझे, उसने मेरी ज़िंदगी को हिला के रख दिया। इतना मैं परेशान हुआ, वापस आया और मैं सोचता रहा कि क्या मेरा मुल्क इतना बदनसीब है कि यहाँ पर एक भी उस्ताद नहीं है जो साइंस पढ़ा सके। तो मुल्क तो बदनसीब नहीं होते, लोग बदनसीब होते हैं। और फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ करूँगा। लेकिन करते करते, यानी 2009 से मैंने कुछ करना शुरू कर दिया। मैंने अपने स्कूल्स बनाए, बहुत से काम किए, वेबसाइट्स बनाई जिनमें 6-6 हज़ार वीडियोस को मैंने कैटेगराइज किया, स्कूल बनाए जिनमें लेटेस्ट चीज़ें लेके आया, रोबोटिक्स लेके आया और बड़ी चीज़ें लेके आया। लेकिन वो क्योंकि छोटा शहर था, उस तरीके से आगे चल नहीं सके। तो मेरा एक के बाद एक प्रोजेक्ट फेल, एक के बाद एक प्रोजेक्ट फेल। 3-3 साल एक जगह पे काम करूं, एक दिन में वो निकाल दें, फारिग कर दें, भाई आपकी ज़रूरत नहीं है। मैं बड़ा दिल बर्दाश्ता रहा बीच में। लेकिन मैंने, अल्लाह का शुक्र है कि जिस दिन मुझे किसी जगह से भी निकाला गया, उस दिन मैंने घर की बजाय कोई और काम करना शुरू कर दिया। ये मैंने अपने अल्लाह से वादा किया था कि हार नहीं माननी। और उसके साथ वालदा की दुआएं भी थी जो हमेशा साथ रहती हैं। तो 2015 में जब मैं 5-6 प्रोजेक्ट्स में फ़ेल हो चुका था, कभी वेबसाइट बना रहा था, कभी मैंने एक यूएसबी लॉन्च की जिसमें दुनिया के बेहतरीन सॉफ्टवेयर्स थे एजुकेशन के, चमन भी भेज रहा था, बलूचिस्तान भी भेज रहा था, सरहद भेज रहा था, खुद वो लगा हुआ था। लेकिन वो भी मुझे अंदाज़ा हुआ वायबल नहीं था। स्कूल भी चला गया, फिर वो वेबसाइट बनाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि एक ऐसी चीज़ बनानी है जिस पे मेरा अपना कंट्रोल होगा, मुझे किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, मुझे गवर्नमेंट के इदारों से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, मुझे किसी और से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, कोई ऊपर नहीं होगा कहने को कि जी ये कंटेंट डालें, ये ना डालें। तो ये सारी सोच विचार करके 2016 में मैंने तख्ती का चैनल शुरू किया। और तख्ती नाम तो वैसे मेरे दिल में खुदा हुआ था उस दिन के वाक़े से। तो अब आपको पता चल गया कि तख्ती का जो नाम है आया है वो कहाँ से है। और इस चीज़ को बताने के लिए, ये जो मैंने आपको बात बताई है, मैंने इसलिए आपको ये चीज़ बताई है कि अगर आपने यूट्यूब चैनल शुरू करना है, आपने फेसबुक का चैनल शुरू करना है, तो उसके पीछे कोई मकसद होना चाहिए। क्योंकि एक चैनल, एक अच्छा चैनल आपके मुल्क के लाखों लोगों को बदल सकता है। एक फेसबुक का चैनल, एक एक्सपेरिमेंट जो आपने लैब में शेयर किया, एक लेक्चर जो किसी उस्ताद ने क्लास में दिया, वो आपके मुल्क के लाखों लोगों को बदल सकता है। तो इसकी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा है। अब तो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, लेकिन इसके पीछे जो नीयत कार फरमाए वो बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल शुरू करना है, तो मैं हमेशा हर बंदे को, जो बच्चे भी मुझे मिलते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि बेटा अगर आपने चैनल शुरू करना है ना, तो सबसे पहले नीयत अपनी पक्की कर लें। किस नीयत से शुरू कर रहे हैं? मसलन नीयत ये भी हो सकती है कि मुझे रेवेन्यू आए, नीयत ये भी हो सकती है कि मैं मशहूर हो जाऊँ, हर जगह जाऊँ लोग देखें, नीयत ये भी हो सकती है कि मैंने दूसरों के लिए कुछ करना है, नीयत ये भी हो सकती है कि मैं तो बड़ा अच्छा हूँ लेकिन पास वालों का क्या हाल है, इल्म बांटना है। तो जो नीयत है वो सबसे पहला स्टेप है जब भी आप एक चैनल शुरू करते हैं। और उसके बाद आपने मेहनत से पीछे नहीं हटना, क्योंकि चैनल बहुत कम होते हैं जो रियलिस्टिकली शुरू किए जाएं, जिनमें कंटेंट बहुत अच्छा हो, एजुकेशनल हो स्पेशली, और वो बहुत जल्दी ऊपर चले जाएं। बहुत रेयर होता है, और स्पेशली साइंस में तो ये चीज़ काफ़ी कम है। तो आपका जो माइंड सेट होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि आपने पहले तो ये लिख के लगा लें कि मैंने किस चीज़ के लिए चैनल शुरू करना है, यानी मैंने 10 सालों के बाद क्या करना है, मेरी क्या आउटपुट होगी, मैं कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा चुका हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। और उसके बाद आप ये ना समझें कभी भी कि चैनल शुरू किया तो जी ये तो फ़ौरन हिट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इस पे मेहनत करनी पड़ती है। वो हॉकी वाली मैंने आपको मिसाल इसलिए दी। लेकिन एक और चीज़ जो बहुत सारे लोग कहते हैं, वो ये कहते हैं जी दिल साहब अभी हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम होगा तो कर लेंगे। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने पहली मरतबा एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, तो मुझे भी एक साहब ने कहा था कि ये तो 60 साल के बाद के करने के काम है, अभी आप अपने कैरियर की तरफ तवज्जो दें। लेकिन जब मैं इस काम में आया तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वक्त मेरे लिए बदलता जा रहा है। जब आप ऐसे काम शुरू करते हैं,
लोगों के लिए काम शुरू करते हैं तो आपके वक्त में इतनी बरकत आती है कि आप भी हैरान होते हैं और बाकी भी हैरान होते हैं। यानी एक समंदर है जिसके बाहर खड़े होकर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितनी गहराई है। तो इसलिए कभी ये ना सोचें कि मेरे पास वक्त नहीं है तो मैं कर नहीं सकता। मुस्तकबिल में आपकी सीवी आपका यूट्यूब चैनल है, आपका फेसबुक चैनल है। फ्यूचर में लोगों के इंटरव्यूज़ उनके चैनल की बेसिस पे किए जाएंगे। मेरा ये मानना है कि हर स्कूल में अब स्टूडियो होना चाहिए। आप अपने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स करें वहाँ पर और पब्लिश कर दें। चमन में एक बच्चा बैठा है जिसके पास लैब नहीं है, जिसके पास इक्विपमेंट नहीं है, वो आपका एक्सपेरिमेंट ही देख ले, वो किसी वाइज पर्सन की बातें ही सुन ले, ठीक है। और अगर स्कूलों में ये चैनल आ जाते हैं तो उनको रेवेन्यू भी फ्यूचर में मिलना शुरू हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, तो उनका एक रेवेन्यू की स्ट्रीम भी है। तो चैनल तो मस्ट है, चाहे आप इंडिविजुअल हैं तो आपकी सीवी है, आपसे पहले आपके चैनल वहाँ पर पहुँच जाएगा। आप ट्रेनिंग करने जाएंगे वहाँ पर लोग जानते होंगे आपको। और अगर आप एक स्कूल हैं, कॉलेज हैं, तो आप बहुत ज़्यादा इल्म बांट भी सकते हैं और आप रेवेन्यू भी कमा सकते हैं। तो ये तो सारी चीज़ हो गई थी नीयत की। अब मैं आपको टेक्निकल चीज़ों की तरफ लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले जो मुझे मसला आया, जिससे मुझे 2-3 साल लगे, क्योंकि मैं एक रिमोट एरिया में रहता हूँ, यहाँ पे टेक्निकल लोग इतने ज़्यादा नहीं है, वो है ग्रीन स्क्रीन। तो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, आपको ग्रीन स्क्रीन नज़र आ रही है। ये स्क्रीन नहीं है एक्चुअली, ये पेंट है, सिंपल मैट पेंट है। तो आप किसी भी पेंटर को बुलाएं और उसको कहें कि ग्रीन कलर का पेंट कर दें मैट। मैंने पहले ग्रीन स्क्रीन लगाई थी जो कि अब आपको मेरी कुर्सी पे नज़र आ रही है। मैं आपको चाहे तो देख लें, ये कुर्सी पर ग्रीन स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। पहले ये मैंने दीवार पे लगाई हुई थी, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये होता था कि इसमें अगर कहीं भी लूजनेस की वजह से बल आ जाते थे तो स्पेस में कर्व आने शुरू हो जाते थे, स्पेस टाइम में भी कर्वेचर बनना शुरू हो जाता था, तो वह कर्व वहाँ पर भी नज़र आने शुरू हो जाते थे। और आप जितनी एनिमेशंस डालते थे उनमें भी कर्व जा रहे होते थे, तो वो बड़ा एक मसला था। इसलिए मैंने फिर पेंट करवाया और जब मैंने इसको एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे बहुत ही शानदार किस्म के रिज़ल्ट मिले। और स्पेशल किस्म के पेंट्स भी होते हैं, क्रोमा की इसको कहते हैं, क्रोमा की स्पेशल पेंट्स होते हैं जो कि हॉलीवुड की मूवीज़ और अगर आप देखें तो वहाँ पर किए जाते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल ना चमकने वाला एक मैट पेंट भी कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उसके साथ साथ एक बात याद रखिएगा कि आप जिस कमरे में वीडियो बना रहे हैं उसमें खाली जगह नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ ये बहुत प्रॉब्लम है, गोया कि मैंने अच्छे माइक लिए हुए हैं कि यहाँ पर जगह बहुत खाली है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाली जगह है और उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं है, कोई कालीन नहीं है, तो उसकी वजह से एको जो होता है ना आवाज़ का, वो बहुत होता है। तो आप अगर ऐसा कमरा यूज़ करेंगे वीडियोस बनाने के लिए जहाँ पर दीवारें भरी हुई हैं, तस्वीरें लगी हुई हैं, कर्टन्स लगे हुए हैं, कपड़ा जो नॉइस आवाज़ है उसको रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देता, उसको अब्जॉर्ब करता है। ये तो आप साइंस के चैनल में हैं तो जानते ही होंगे। तो अब क्या होगा कि जितना कपड़ा होगा ज़मीन पर और दीवारों पर उतनी ही अच्छी आवाज़ की क्वालिटी आएगी। तो अगर आप छोटे कमरे में करें और उसको पूरा भर लें तो बहुत अच्छा, और अगर बड़ा कमरा और खाली कमरा है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएगा। तो इस तरीके से आपने चेंज करना है। लाइटिंग की बात करें तो लाइटिंग आप किसी भी लाइट से शुरू कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली मैंने येलो लाइट से शुरू किया, सोडियम लाइट से शुरू किया, तो मुझे वाइट बैलेंस करने में बहुत प्रॉब्लम्स आई। जो पीले रंग की लाइट होती है वो आपके मुंह को पीला कर देती है, अब उसको वाइट करना बड़ा मुश्किल होता है और सॉफ्टवेयर्स में जाकर आपको बड़ी एक्सपर्टीज हासिल करनी पड़ती है। तो इसलिए आपने शुरू करना है वाइट लाइट से, आपने येलो लाइट की तरफ नहीं जाना जो शुरुआत करनी है। और इसमें सबसे आसान ये है कि आप एलईडी लाइट्स ले लें। आम बाज़ारों में एलईडी लाइट्स मिलती हैं। मैंने जो लाइट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये मैं आपको दूसरे फ्रेम से भी दिखाऊंगा, इनके अंदर एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं और इनको मैंने मैनुअली बनवाया। ये तो किसी आदमी को कहा था और उसने खुद पूरा का पूरा डिज़ाइन करके मुझे भेज दिया। इसमें ऊपर नीचे जा सकती हैं, और लेकिन आप छोटी लाइट्स ले सकते हैं। अगर शुरू में आपने करना है तो आप सस्ता पैकेज रखें और 2 लाइट्स लें और 2 लाइट्स लेके उनको 45 के एंगल पे रख लें। तो 45 के एंगल पे जब आपके पकड़ा होगा तो आपके पीछे जो शेड है ना वो कम होगा। अगर मैं एक लाइट रखूँगा तो इधर शेड बनना शुरू हो जाएगा, दूसरी लाइट रखूँगा, अगर इकट्ठे नहीं रखूँगा तो उधर शेड हो जाएगा। तो आपने अगर 2 लाइट्स आपने ले ली, और 2-2 हज़ार रुपये की भी एलईडी लाइट्स मिल जाती हैं, बहुत सस्ती मिल जाती हैं, तो आप उनको इस तरीके से 45 के एंगल पे रखें और आपके शेड नहीं आएगा पीछे। तो ग्रीन स्क्रीन के लिए, और अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ये मेरी कुर्सी है और इसको भी मैं गायब कर दूंगा जादू की मदद से।
प्रीमियम प्रो के जादू की मदद से मैं इसको गायब कर दूंगा। तो आप कहीं भी ग्रीन स्क्रीन लगा सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं जनाब कैमरे की तरफ, स्टैंड की तरफ, इन चीज़ों की तरफ। तो कैमरा मैंने जो लिया वो आहिस्ता आहिस्ता कैमरा इंप्रूव करता गया। मेरे पास पहले बहुत छोटे कैमरे थे, फिर मोबाइल फ़ोन का भी यूज़ किया। तो आपने इस चीज़ पर डिसअपॉइंट नहीं होना कि इतना बड़ा कैमरा आएगा तो काम शुरू करूँगा। जो चीज़ है उससे शुरू कर दें काम। कंटेंट अच्छा रखें, क्योंकि जब आप शुरू में अच्छा कंटेंट डालेंगे कोई नहीं देखेगा, लेकिन जब जाके आप हॉकी की उस जगह पे पहुंचेंगे ना, जब आप ऊपर जाने लगेंगे तो उस वक्त आपके पुराने कंटेंट को भी लोग निकाल के देखने होंगे, जो कि अभी मेरे साथ हो रहे हैं। मेरी ऐसी ऐसी वीडियोस अब देखी जा रही हैं जो मैं भी हैरान होता था कि उसकी तो क्वालिटी बहुत कम है, लेकिन क्योंकि अब आपने लोगों का ट्रस्ट हासिल कर लिया है, लोगों को पता चल गया कि ये बंदा जेन्युइन बात करता है, जानबूझ के गलत बात नहीं करता या झूठ नहीं बोलता, तो इसलिए फिर वो आप पर ट्रस्ट करते हुए आपका पुराना कंटेंट देखना शुरू कर देते हैं। तो कंटेंट जो है ना वो आपका अभी से अच्छा होना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक बात है मोबाइल फ़ोन की, तो मोबाइल फ़ोन से आप यूज़ कर सकते हैं और जितनी अच्छी रेशो आप रख सकते हैं, रेशोज़ पर भी मैं आगे आऊँगा और डिटेल बताऊँगा, उतनी अच्छी क्वालिटी, जितनी क्वालिटी अच्छी आप गेन कर सकते हैं ना उसको करें। अगर आप 4K में कर सकते हैं करें, इंतज़ार में ना रहें कि अच्छा मैं पहले इसमें कर देता हूँ। 4K में जाएँ, क्योंकि 4K को यूट्यूब का एल्गोरिदम ज़्यादा लिफ्ट करता है। तो इसलिए अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप उसका इस्तेमाल करें। मैं जो कैमरा यूज़ करता हूँ वो सोनी का है अल्फ़ा 6400, सोनी अल्फ़ा 6400। 4K वीडियोस भी बनाता है, 2K वीडियोस भी बनाता है। इस वक्त इस कैमरे को मैंने एक ट्राईपॉड के ऊपर लगाया हुआ है। एक स्टैंड है जिसकी 3 टांगे हैं, ट्राईपॉड। तो आपको ट्राईपॉड भी लेना पड़ेगा, या आप कहीं भी रख सकते हैं अगर आप ट्राईपॉड पे खर्च नहीं करना चाहते। तो मैंने इसके अंदर जो कार्ड डाला है, जो मेमोरी कार्ड है, वो 128 GB का है, क्योंकि शुरू में मैं 64 GB का करता था, लेकिन जब मैं 4K वीडियो बनाता हूं तो मेरी एक वीडियो 10 GB की बन जाती है। तो अब 6 वीडियोस या उससे भी कम पे ख़त्म हो जाता था और ये बंद हो जाता था, तो कई मरतबा मेरी रिकॉर्डिंग बीच में ख़राब हो जाती थी। तो अब मैंने 128 GB का कार्ड लिया है, और इसके साथ इस कैमरे का मुझे फ़ायदा ये कि इसकी जो LCD है वो इस तरह फ्लिप हो जाती है, तो मेरी तरफ आ जाती है। इस वक्त मैं इस कैमरे में अपनी शक्ल देख सकता हूँ। तो इस कैमरे का ये फ़ायदा है, आप कोई भी कैमरा यूज़ कर सकते हैं और उसको ट्यून कर सकते हैं, लेकिन आपने ये याद रखना है कि वाइट लाइट यूज़ करनी है, और उसके बाद आपने कैमरे की सेटिंग्स जो है वो यूट्यूब से देखकर आप अच्छी कर सकते हैं। अब आते हैं माइक की तरफ। तो माइक जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा माइक मैंने यूज़ किए हैं, और माइक्स ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग भी किया है। तो सबसे पहले जो माइक मैंने यूज़ किया था वो बोया का था। बड़ा सिंपल सा माइक है बोया माइक, अगर आप लिखें तो वो 3000-4000 में आपको मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी है। इनिशियली आप उससे वीडियोस बनाएं। फिर मेरे लैपटॉप में एक माइक आया, वो बड़ा अच्छा माइक था, मैंने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। फिर लैपटॉप ख़राब हुआ तो वो माइक भी गया। मैंने उसके बाद रोड्स की जो है माइक वो लेना शुरू कर दिए, लेकिन ज़रूरी नहीं आप रोड्स के लें, ये तो मेरा अपनी चॉइस है, इसलिए मैं रोड्स के लेता हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये मैंने एक शॉटगन माइक लिया था, आप इस माइक को देख सकते हैं। तो ये रोड्स का माइक है और इसको शॉटगन माइक कहते हैं। ये 11-12 हज़ार का अब मिल रहा है। इसको मैं लेकर और इससे भी मैं वीडियोस बनाता रहूँ। अच्छा माइक है, अच्छी क्वालिटी आ जाती है, और इसके साथ ये इसका नॉइज़ को रिमूव करने के लिए इक्विपमेंट है। अच्छा, उसके बाद मैंने कंडेंसर माइक भी लिया, लेकिन अब मैं दोबारा कंडेंसर माइक की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त मुझे कंडेंसर माइक का इतना, ब्रिंजर का C1 माइक मैंने लिया और उसको भी यूज़ किया, लेकिन उसमें मुझे थोड़ा सा मसला ये आता था, अब मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, कि जब मैं बोलता था तो मेरे मुंह से जो नॉइज़ निकलती थी, ये इस किस्म की आवाज़ें, वो बहुत कैच करता था और मुझे उनको रिमूव करने में बहुत मसला आता था। फिर मुझे ऑडियो सॉफ्टवेयर सीखना पड़े कि मैं उनको कैसे रिमूव करूं। लेकिन जो माइक मैं अभी यूज़ कर रहा हूं, मैंने आपको शॉटगन माइक भी बता दिया, शॉटगन माइक अच्छे भी आते हैं। जो माइक अभी मैं यूज़ कर रहा हूं वो मैं अपने जेब से निकालता हूँ, इस वक्त मैंने जेब में डाला हुआ है। ये रोड वायरलेस गो माइक है, 2 हिस्सों में आता है। ये वायरलेस माइक है, छोटा सा अगर आप देखें, और इस वक्त ये एक तार के साथ, एक लेवलियर माइक के साथ लगा हुआ है। ये लेवलियर माइक है मेरे पास और मैंने इसको अपनी जेब में रखा हुआ है। और इसका जो दूसरा हिस्सा है, ये अगर आप देखें तो ये इसका दूसरा हिस्सा है। कैसे दिखाऊं, ऐसे देखें। और ये इनपुट दे रहा है एक रिकॉर्डर में, ये Zoom H6 रिकॉर्डर है।
महंगी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत अरसे के बाद जाके मैंने ली। तो इनिशियली तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है, लेकिन आप पूरा सेटअप देखना है। ये एक रिकॉर्डर है जिसकी सारी पैरामीटर्स मैंने सेट किए हुए हैं और मैं इस पर रिकॉर्ड करता हूँ। तो अब आप देखें, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ तो आपको आवाज़ आती है और इसी तरीके से इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है। जब इसमें रिकॉर्डिंग होती है और उसके बाद मैं वीडियो बना लेता हूँ, तो मैं इस रिकॉर्डर से, जिसे Zoom H6 रिकॉर्डर कहा जाता है, मैं इससे, इसको मैं जेब में रखूँ, इससे मैं ऑडियो निकाल लेता हूँ और फिर उस ऑडियो को वीडियो के साथ मिक्स करता हूँ। तो जो शुरू में था वो ये मैं करता था कि माइक कैमरे के ऊपर लगा लेता था। कैमरे के ऊपर जब मैं माइक लगाता था तो कैमरे के अंदर ऑडियो मैच कर जाती थी, सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अभी ये कीजिए, आप छोटा सा कोई भी माइक ले लें, ये जिस तरीके से मैंने शॉटगन माइक दिखाया, चाहे यही माइक, ये माइक तकरीबन इस वक्त, अब मुझे उम्मीद नहीं है कितना, मैंने इसको लिया था 35-36 हज़ार का, लेकिन अब ये 50 हज़ार के करीब हो चुका होगा। मुझे अभी इसका अंदाज़ा नहीं कि इसकी कीमत क्या है। आप कोई भी छोटा माइक लें, उसको कैमरे के साथ लगाएं और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। कोई छोटा माइक लें, मोबाइल के साथ लगाएं, वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। तो इस इंतज़ार में ना रहें कि आपके पास ये पूरा का पूरा सेटअप होगा तो फिर आप इसमें जाएंगे, क्योंकि अभी Zoom H6 जिस तरीके से है, इसकी में भी मेमोरी कार्ड है और ये काफ़ी, ये Zoom H6 जो मैंने लिया था ये 60,000 रुपये का था। अब ये मुझे नहीं पता, 2 साल पहले मैंने लिया था तो ये 80,000 का हो चुका होगा। इस तरीके से यूट्यूब पर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे हाथ में आप एक क्लिकर भी देख रहे हैं। ये क्लिकर इसलिए है कि एक बहुत बड़ी स्क्रीन इस वक्त कैमरे के पीछे है और उस पर पूरे नोट्स चल रहे होते हैं मेरे। तो मैंने पावर पॉइंट में पूरे नोट्स बनाए होते हैं और उसके साथ साथ मैं क्लिकर जो है उसमें एक USB लगती है और मैं यहाँ से उसको आगे पीछे कर रहा होता हूँ। तो मुझे इसका ये फ़ायदा है कि अब मुझे कंप्यूटर से हर चीज़ नज़र आ रही है और मैं आराम से कैमरे में देखते हुए पीछे वो चीज़ें चल रही हैं तो मैं उसको बोल सकता हूँ। बहुत से लोग और टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल भी करते हैं जिसमें लिखा हुआ आपके सामने आ जाता है, लेकिन उर्दू में लिखना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल है कि मैं उर्दू में टाइप करूँ और फिर मैं वो पूरा स्क्रिप्ट पढूँ। तो उससे बेहतर होता है कि मैं सिंपल छोटे से पॉइंट्स लिख देता हूँ या नंबर्स लिख देता हूँ और वो मेरे पास आते रहते हैं। तो इसलिए इसका मुझे इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। शुरू में मैं ज़ुबानी याद करता था या मैं बोलता था और उसके बाद फिर अगली स्क्रीन जाके खुद करता था माउस से और फिर एडिटिंग में उसको काट देता था। तो अगर आप ये क्लिकर नहीं भी अभी आपके पास है तो आप फिर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं ये आहिस्ता आहिस्ता आसानियाँ पैदा कर देगा।